नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण की कसौटी पर खड़ा है तीसरा मोर्चा, क्योंकि 3 दिन के भीतर अखिलेश ने तीसरा सिग्नल दिया है, जो 2024 में तीसरे मोर्चे की दस्तक दे रहा है। तो वहीं निकाय चुनाव की तारीख का इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो रोक लगाई थी, उसे अब 20 दिसंबर तक कर दिया गया। यानी 20 दिसंबर तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होगा। लेकिन अधिसूचना भले जारी ना हुई हो, राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच रालोद ने सपा को नई टेंशन दे दी। वैसे मुश्किल इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी की भी बढ़ी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश दिल्ली के 24 का संदेश, क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है, अखिलेश यादव खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। या यूं कहें कि उन्होंने अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यूपी, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल को मिलाकर एक नया फ्रंट बनाना चाहते हैं, जिसकी एक बड़ी झलक आज दिल्ली में उस वक्त दिखाई दी जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन कर रहे थे। इस मौके पर अखिलेश यादव और केसीआर एक साथ मंच पर मौजूद थे। अब सवाल बड़ा है कि अखिलेश जो तीसरा मोर्चा बनाने में लगे हैं, क्या वो 24 के पिच पर पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा? तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश, दिल्ली से 24 का संदेश। मैनपुरी की जीत से जोश हाई, अब दिल्ली में होगी लड़ाई। मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। अखिलेश के साथ केसीआर, महागठबंधन की जमीन तैयार। तो 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 15 से 16 महीने की देरी हो, लेकिन अखिलेश ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये 3 दिन में तीसरी बार है जब अखिलेश तीसरे मोर्चे की तैयारी करते नजर आए हैं। 12 दिसंबर को अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर को एक मंच पर लाने की बात कही थी। देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट। अब 2 दिन के भीतर ही अखिलेश और केसीआर एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं। हालांकि ये मौका टीआरएस के बीआरएस बनने का था, लेकिन इसका मकसद 24 की पिच पर तीसरे मोर्चे को एकजुट करने से जोड़ा था, जहां न सिर्फ अखिलेश और केसीआर मौजूद थे, बल्कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी भी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली आए और यहां पर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इतना ही नहीं, आज अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल के अब बीआरएस कर दिया, यानी कि भारत राष्ट्र समिति। और लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। तैयारी चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की। तो ऐसे में तमाम सारे राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की कोशिश तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। पहले सिर्फ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को साथ लेने की चर्चा थी, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की गोलबंदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हर दिन एक नया चेहरा इसमें जुड़ता जा रहा है। जिस तरह से केसीआर के दिल्ली दफ्तर के कार्यक्रम में एचडी कुमार स्वामी शामिल हुए, क्या वो इस फ्रंट का हिस्सा भी बनेंगे? क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है और अब अखिलेश मुलायम के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली की घेराबंदी में जुट गए हैं। मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। मैं एक बार फिर मैनपुरी के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। 2024 में हम लोग दिखा देंगे कि बीजेपी की हरकत को कैसे बंद किया जाता है। और उल्टी गिनती तो शुरू हो गई थी बिहार से ही, पटना से शुरू हो गई थी, और पूरे देश में संदेश जा रहा है कि जैसे भी हो हमें इकट्ठा होकर जो विपक्षी लोग हैं बीजेपी सरकार को हटाना है।
तो इसका एक बड़ा हिस्सा है जो माननीय अखिलेश यादव ने आज अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात किए। वही अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में डिंपल यादव को जेडीयू ने समर्थन दिया था और खुद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो 2024 से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की। उधर भाजपा दिल्ली में हो रही हर घटना पर बराबर नजर बनाए हुए है। हालांकि भाजपा का दावा है कि सपा कितने भी गठबंधन कर ले, इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी ये बनाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी अभी जब वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में आई थी तो कितनी सीटें जितवा गई अखिलेश यादव को। या अखिलेश बंगाल चले जाएंगे उनके लिए क्या, उनको कितने सीट जिता देंगे। अखिलेश अभी तेलंगाना जाएंगे तो वहाँ कोई वोट बढ़ा देंगे उनका क्या। या केसीआर अगर चले आएंगे यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो इनको कोई एक सीट इनको जितवा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अखिलेश जी देख चुके हैं जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको भी परास्त किया था। तीसरे मोर्चे की मोर्चाबंदी कितनी कारगर होगी ये तो 2024 के चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन एक बात जो इस मोर्चे की तैयारी ने साफ कर दी है वो ये कि इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई 3 मोर्चों से लड़ी जाएगी, जिसमें एक तरफ भाजपा और उसके साथी दल होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल होंगे। और इनमें से जो जीतेगा वही बनेगा दिल्ली का सम्राट। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात निकाय चुनाव में कानूनी अड़ंगा, आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का पंगा, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीख का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो रोक 12 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई थी वो अब 20 दिसंबर तक हो गई है। यानी 20 दिसंबर तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 20 दिसंबर को भी सरकार अपना पक्ष सही तरह से नहीं रख पाई तो क्या 2022 में होने वाला निकाय चुनाव 2023 में शिफ्ट हो जाएगा? निकाय चुनाव में कानूनी अड़ंगा, आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का पंगा। सरकार की तैयारियों को लगा झटका, 20 दिसंबर तक चुनाव अटका। यूपी का निकाय चुनाव पहले से 1 महीने लेट था और अब ये और लेट हो चुका है, क्योंकि अब 20 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है और जब तक ये रोक नहीं हटेगी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी और नगर विकास विभाग तब तक आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी नहीं करेगा। मतलब निकाय चुनाव की तारीख के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी होनी थी उस पर 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ तौर पर राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और ये कहा है कि इस मामले की अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। तब तक उसने राज्य निर्वाचन आयोग और नगर विकास विभाग को जो निर्देश दिए थे, जो स्टे लगाया था, वो स्टे बरकरार रहेगा। गौरतलब है कि ये पूरा पेच नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन न करने के चलते हुए है, क्योंकि नियम के मुताबिक जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यूपी नगर निकाय चुनाव में यही पेच फंस गया है। आरोप है कि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए बगैर ही सरकार ने आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगाई है उससे सूबे की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही थी। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला, जो
SC ST समाज है उसके जो आरक्षण होता उनको नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में जो वार्डों के आरक्षण जारी हुए, जो मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण जारी हुए, उसको लेकर लगातार आपत्तियां जिलों में आईं। तकरीबन 6000 से ज़्यादा आपत्तियां नगर विकास विभाग को मिली हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल सरकार के कुछ सीमित मंत्रियों ने और अधिकारियों ने मिलकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये जो आरक्षण है उसे लागू किया है और ये आरक्षण कहीं ना कहीं गलत है। वहीं जिस ट्रिपल टेस्ट को लेकर, परीक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो है क्या, उसे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन के मामले में आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के तहत स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण दिए जाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावी रूप की जांच करेगा। इसी जांच के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को प्रस्तावित करेगा और आयोग ये भी साफ करेगा कि SC ST और ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक न हो। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि अगर 20 दिसंबर को भी सरकार अपना पक्ष सही तरह से नहीं रख पाई तो क्या 2022 में होने वाला निकाय चुनाव 2023 में शिफ्ट हो जाएगा? अनुभव शुक्ला, ABP गंगा। निकाय चुनाव की अधिसूचना में भले ही ट्रिपल टेस्ट का पंगा फंस गया हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी पूरी चल रही है। सीएम योगी लगातार ट्रिपल इंजन के हुंकार भर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि इस बार निकाय की ये जंग सभी सिंबल पर होने वाली है। क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। शहर में बनेगी किसकी सरकार, राजनीतिक दलों की हुंकार। निकाय का युद्ध, काम करेगा योगी का प्रबुद्ध। निकाय चुनाव की अधिसूचना भले ही अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इस बार सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यही वजह है कि इस बार का निकाय चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ मेयर को लेकर हार जीत का हिसाब होता था, लेकिन इस बार न सिर्फ नगर निगम बल्कि नगर निकाय से लेकर हर एक पंचायत का हिसाब होगा। स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर भले ही हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगाई हो, लेकिन सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। साफ तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें चर्चा होती है, उस सारी प्रक्रिया के बाद तुरंत ही जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों की घोषणा बीजेपी कर देगी। भाजपा की तरफ से निकाय चुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है, जो सभी 17 नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं और अब सीएम योगी आने वाले समय में रोड शो कर निकाय का बिगुल बजा सकते हैं, क्योंकि योगी इस बार अपने विरोधियों को ट्रिपल इंजन के मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां दिल्ली में तीसरे मोर्चे की तैयारी को धार दे रहे हैं, तो शिवपाल यादव और सपा के तमाम बड़े महारथी हर एक निगम और निकाय में जिताऊ उम्मीदवार पर मंथन कर रहे हैं। वहीं बसपा निकाय चुनाव के युद्ध में अपना दमखम दिखाने का दम भर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती लगातार मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हैं, उससे तो साफ है कि बसपा निकाय चुनाव के जरिए 24 की तैयारी कर लेना चाहती है। वहीं एक सवाल कांग्रेस का भी है, जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन इस यात्रा से कितने वोट यूपी में जुड़ेंगे, इसका एक टेस्ट भी इसी निकाय चुनाव में होना है, क्योंकि बात सिर्फ सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस की नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरने लगी है। तो जो ऐलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।
मतलब एकदम साफ है, निकाय चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है और अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पर टिकी हैं, क्योंकि जब तक अधिसूचना पर रोक नहीं हटती तारीखों का ऐलान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन रालोद की तैयारी ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि रालोद मेरठ की मेयर सीट पर अपना दावा ठोक रही है और रालोद की यही दावेदारी सपा की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि मेरठ की मेयर सीट पर एक दावा सपा भी कर रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि कहीं दोनों के बीच कोई पेंच तो नहीं फंस जाएगा। रालोद के दावे ने बढ़ाई सपा की टेंशन, बंटवारे से पहले होगा एक्शन। मेरठ में होगी महाभारत, जयंत ने दिखाई ताकत। खतौली में भाजपा का विजय रथ रोकने के बाद रालोद की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी की ब्रिगेड अब निकाय चुनाव को लेकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रही है जिसमें भाजपा को फंसाया जा सके। लेकिन रालोद के इस प्लान ने भाजपा से ज्यादा सपा की टेंशन बढ़ा दी है और इसकी वजह है सीटों के बंटवारे से पहले मेरठ की मेयर सीट पर रालोद का दावा, क्योंकि जब से खतौली में जीत मिली है आरएलडी के दावों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, क्योंकि अब तक आरएलडी के पास मेयर के 12 दावेदार और मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों के लिए 70 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आरएलडी ने गोपनीय बैठक कर इसकी एक रिपोर्ट जयंत चौधरी को भी भेज दी है। बस यही गुपचुप प्लान सपा की धड़कनें बढ़ा रहा है। सामाजिक समानता का चूंकि हमारा उद्देश्य चौधरी साहब ने बोला है, और जिस प्रकार हमने खतौली में भाईचारे की जीत को देखा है, उससे सारा समाज बहुत जबरदस्त बेहद उत्साहित है और वो राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ना चाहता है। समाजवादी पार्टी हमारे साथी है और हमने उनको विधानसभा लड़ने का जिस तरह से हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मौका दिया, हमारे यहाँ मेरठ की इच्छा है कि ये जो महापौर का पद है वो हमें मिले और हमें मिलेगा तो हम उसको जीतने का काम करें। आपको बता दें कि मेरठ में 16 नगर निकाय हैं। इसमें 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत है। आरएलडी ने मेयर सीट पर अपना दावा ठोका है। वहीं नगर पंचायत की बात करें तो किठौर, दौराला, करनावल, हर्रा, सीवाल खास और नगर पंचायत खिवाई और नगर पालिका मवाना पर भी आरएलडी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती है, जबकि नगर पंचायत बहसुमा पर अपने साथी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आसपा का प्रत्याशी उतार कर नए समीकरण को साधना चाहती है। इस हिसाब से सपा के लिए 7 नगर निकाय ही बचते हैं। इनमें 6 नगर पंचायत हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, लावड़, खरखौदा, फलावदा और शाहजहांपुर नगर पंचायत और 1 नगर पालिका सरधना शामिल है। हालांकि मेरठ मेयर सीट पर सपा का दावा भी मजबूत है। जहां एक तरफ सपा विधायक अतुल प्रधान अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो सपा से शहर विधायक रफीक अंसारी भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की जीत के बाद जो सियासी माहौल बदला, उसके बाद दोनों ही दलों को लगता है कि जीत का समीकरण उनके पक्ष में आ गया है। अब ऐसे में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को ये फैसला करना है कि मेरठ की महापौर सीट पर चुनाव आखिर किसको लड़ाया जाए, और इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही दलों के अपने अपने मजबूत दावे हैं और फिलहाल इस मेयर सीट पर पेच जरूर फंसा हुआ नजर आ रहा है। मतलब आरएलडी का अपना दावा है और सपा का अपना, लेकिन फैसला जयंत और अखिलेश यादव को बैठकर करना है। लेकिन जिन सीटों पर आरएलडी ने अपना दावा ठोका है, उसमें मेयर सीट पर सबसे बड़ा पेच है, जो कैसे सुलझेगा ये एक बड़ा सवाल है। मेरठ से सनु शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात ईडी की गिरफ्त में मुख्तार क्राइम कुंडली का पूरा हिसाब, क्योंकि डॉन से नेता बने माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने मुख्तार को 10 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। अब अंसारी के सामने वही सवाल होंगे जिन सवालों के जवाब उसके विधायक बेटे साले और सांसद भाई से हुए थे। ईडी की गिरफ्त में मुख्तार, क्राइम कुंडली का पूरा हिसाब। मुख्तार बोलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग के राज खोलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट की जेल में बंद है। साला नैनी सेंट्रल जेल में बंद है।
अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, क्योंकि जो कल तक यूपी में अपनी अघोषित सत्ता चलाता था, खुद ही दलील देता था और खुद ही फैसला सुनाता था, अब उसी डॉन मुख्तार अंसारी के पाप का पूरा हिसाब होगा, क्योंकि प्रयागराज की कोर्ट ने 10 दिनों के लिए ईडी को सौंप दिया है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी सवाल पूछेगी और मुख्तार एक एक सवाल के जवाब देगा। मुख्तार अंसारी को 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड शुरू हो चुकी है और वो 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार के खिलाफ यूं तो हत्या से लेकर फिरौती के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन जिस मामले में प्रयागराज कोर्ट ने मुख्तार को ईडी को सौंपा है वो 2021 का है, जिसमें अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ भी की थी। इस मामले में ईडी की टीम ने मुख्तार के परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ कर चुकी है। इसमें मुख्तार के दोनों बेटे भाई अफजल अंसारी, सिबगतुल्लाह अंसारी और भतीजे शामिल हैं। ईडी ने इसी केस के चलते मुख्तार के बेटे अब्बास और साले को गिरफ्तार किया था। अब ईडी मुख्तार के साले और बेटे के बयानों को मुख्तार के बयानों से क्रॉस चेक करेगी और अगर कहीं कोई अंतर आया तो मुख्तार के साथ साथ उसके भाई और बेटे की मुश्किलें भी बढ़ जाएगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।